अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इन फोकस। मैं हूं वकास अली और मेरे साथ मौजूद हैं फहद हुसैन साहब। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे मुल्क के दो अहम इदारों और इनके सरबराहान की जो काफ़ी मौजूद बहस बना हुआ है। एक तरफ चेयरमैन नैब की रिटायरमेंट की तारीख करीब है और हुकूमत इनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी का इशारा दे रही है, और दूसरी जानिब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपना ओहदा छोड़कर सियासत में आने का मशवरा दिया जा रहा है। और ये मशवरा इसलिए दिया जा रहा है कि हुकूमत के नज़दीक उनका रवैया जानिबदाराना है। फहद हुसैन साहब से आज इन दो अहम इदारों के हवाले से हुकूमती पॉलिसी पर राय लेंगे और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात के नताइज की, जिसमें हुकूमत ने बरतरी तो हासिल कर ली है, मगर पंजाब की बात की जाए तो हुकूमत को वहाँ काफ़ी सेटबैक पहुँचा है। वज़ीर आज़म साहब ने इस हवाले से तशवीश का इजहार किया है और इस पर तज्जियाती रिपोर्ट भी पेश करने का कहा है। दूसरी जानिब पंजाब के एक सीनियर वजीर महंगाई और पार्टी के अंदर के मामलात को भी इसकी वजह करार दे रहे हैं। ये सब मामलात हैं, और क्या कंटोनमेंट बोर्ड के इन इंतखाबात को आने वाले बल्दियाती इंतखाबात और फिर आम इंतखाबात के लिए टेस्ट केस के तौर पर लिया जा सकता है, इस पर भी बात करेंगे। फहद साहब, सबसे पहले बात करते हैं, एक लेटेस्ट डेवलपमेंट थी आज की। आज फिर जो तर्जमान हैं हुकूमत पाकिस्तान के, उन्होंने बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इससे पहले ये समझा जा रहा था कि इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भेजा है, 7 दिन का टाइम उन्होंने दिया है इनको, तो थोड़ा सा हुकूमती साइड पे थोड़ा सा डिफेंसिव पोजीशन में आ जाएंगे। लेकिन आज फिर वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन हर मामलात में रोड़े अटका रहा है, और वो अगर उनको सियासत करनी है तो वो फिर सियासत में आए और खुल के सियासत करें। तो क्या माजरा है ये? अब देखिए ना वकास, ये तो हमें बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रहा है कि हुकूमत ने ये फैसला कर लिया है कि उन्होंने अब इलेक्शन कमीशन से टकराव करना है, वरना ये ना करते। ये कोई पहली बार तो नहीं है ये कर रहे हैं। ये फवाद चौधरी साहब ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये उनको नोटिस मिलने के बाद की है। जी, उसके बाद है, बिल्कुल। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर आप फवाद चौधरी साहब की तरह सोचें तो आपने कम से कम एक बार ये ज़रूर, या 2 बार या 3 बार सोचा होगा कि मुझे नोटिस आ गया है, इसका मतलब है कि मेरी पेशी होगी। जब मेरी पेशी होगी तो मेरे से पूछा जाएगा कि आपने वो जो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें आपने ये 3, 4, 5 बातें की थी, और इनकी बुनियाद पर हम अगर आप पे कंटेम्प्ट लगा सकते हैं तो आप अपना एक्सप्लेनेशन दें। ये सब कुछ उन्होंने सोचा होगा। अच्छा, उसके बाद अब फवाद चौधरी साहब के पास 2 ऑप्शन थे। या तो वो ये करते कि वो कहते कि ठीक है जी, मेरा नोटिस हो रहा है, मैंने पेशी भुगतनी है, और इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर्स भी हैं, वो भी हम बात कर लेते हैं। तो या तो मैं जाके माफ़ी मांग लूँ और मैं कहूँ कि नहीं जी ठीक है, मैं जिस तरीके से जो मैंने बात की वो शायद मौजू नहीं थी, लेकिन मैं किसी की देरआज़ारी नहीं करना चाहता था वगैरह वगैरह, और मामला जो है वो रफा दफा हो जाए। या तो उनका ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन ये है कि नहीं, वो जाके कंटेस्ट करें और बोले कि नहीं मैंने तो कोई गलत बात नहीं की। उन्होंने एक तीसरा ऑप्शन निकाल लिया। उन्होंने कहा जी नोटिस तो जब आए, पेशी जब होगी सो होगी, अभी तो मैं ज़रा इनकी थोड़ी मजीद और क्लास लूँ ना। तो आज उन्होंने आके फिर तोपों के दाने खोल उसी पेस में चल रहे हैं जिस तरह पिछले हफ्ते था। बिल्कुल। तो अब देखिए, ये अगर हम इसको इस मामले को एक सियासी एंगल से देखें तो ये अब बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि हुकूमत ने ये फैसला किया है, क्योंकि फवाद चौधरी साहब खुद तो नहीं कर रही है, तो तर्जुमानी कर रही है। हुकूमत ने यह फैसला किया है कि इलेक्शन कमीशन से जो हमारा झगड़ा हो रहा है, हमने उससे एक कदम भी पीछे नहीं हटना। बस फिर तो मामलात खराब होंगे ना। क्या होगा फिर? अब देखिए, ये है ना इशू। थोड़ा सा अगर हम ये बात कर लें कि इलेक्शन कमीशन के पास जो पावर्स हैं वो वही हैं जो हाई कोर्ट के जज के पास होती हैं कंटेम्प्ट करने की। अच्छा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो बड़ी खौफनाक सजा होती है। आपको याद है हमारे वज़ीर आज़म थे, वो फारिग हो गए थे उस चक्कर में। हो गए थे, बिल्कुल। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, वो कल उन्होंने मुलाकात भी की है चीफ जस्टिस से। हाँ, फातिहा करने गए थे। बिल्कुल सही है। तो देखिए, हमारे यहाँ प्रेसिडेंट भी है ना कि जी अगर आप अदालत की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं तो आपको उसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। और फवाद चौधरी साहब को ये अच्छी तरह मालूम है, यानी वो एक घाघ सियासतदान है, ये ऐसा तो नहीं, ये जानते बूझते वो ये कर रहे हैं। अच्छा, हाई कोर्ट की जो कंटेम्प्ट की पावर्स हैं उसमें वो 6 महीने तक आपको अंदर डाल सकते हैं जेल में, या फाइन भी कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास यही जो है वो इख्तियारात हैं। तो यानी कि अगर हम उन इख्तियारात को सामने रखते हुए एक ये मंजर कशी करें तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब फवाद चौधरी साहब पे और दूसरे जो स्वाति साहब हैं उन पे कंटेम्प्ट की कन्विक्शन लगा सकते हैं। बकास ये देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट नुकता पता है क्या, जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है तो आप कन्विक्ट होते हैं। अब कन्विक्ट आप जिसे कहते हैं कि राइजिंग ऑफ द कोर्ट के जी बस फौरन हमने आप लोग कमिट कर दिया, सजा कोई नहीं है। एक होता है जेल।
तो फवाद चौधरी साहब ने ये सब कुछ सोच समझ कर आज फिर हमला किया है। इसका मतलब ये या तो समझ रहे हैं कि मेरे पे कंटेम्प्ट नहीं लगेगा और हम दबा देंगे इलेक्शन कमीशन को, या अगर लगता भी है और मैं फारिग होता भी हूं या मुझे जेल होती भी है या मुझे कोई और सजा मिलती भी है तो उससे हमें सियासी तौर पर फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। सियासी तौर पे क्या फायदा हो सकता है? फायदा तभी हो सकता है गुड गवर्नेंस हो, मामला बड़े अच्छे चल रहे हो, स्मूथ चल रहे हो, फिर तो हुकूमत को कोई टेंशन नहीं होती। एक आईनी इदारे के साथ टक्कर लेनी और मामलात जो गुड गवर्नेंस के हैं वो आपके सामने हैं, तो ऐसा कॉन्फिडेंस, पूरे एतमादी कैसे आ गई उनमें? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है आपका, लेकिन उससे पहले एक सवाल और ही बनता है ना कि ये टकराव क्यों हो रहा है, कहां से शुरू हुआ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब उनकी तारीफ करते रहे कुछ अर्से पहले तक, और उनके टेन्योर में लगे हैं, ये अभी लगे हैं। जी। डस्का याद है? अच्छी तरह याद है। पहले मसला क्या हुआ, पहले सेनेट का आपको याद है वो इलेक्शन का कि जी गवर्नमेंट ने कहा कि जी ओपन बैलेट होना चाहिए, इन्होंने उसको अपोज कर दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने। इलेक्शन कमिश्नर कह रहे हम नहीं करा सकते, कानूनी हमारे पास जो आईनी जो उसमें तकाजे हैं उसके में पूरे नहीं होते, और हुकूमत बड़ी कॉन्फिडेंट थी कि हमारी बात मानी जाएगी। लेकिन आप देखें ना कि इलेक्शन कमीशन ने वो बात की जो उनकी बात करनी बनती है, क्योंकि आईन ये कहता है। उन्होंने वो अपनी पोजीशन ली, हुकूमत नाराज हो गई, फिर डस्का पे उन्होंने पूरा अमला गायब कर दिया। यानी आपको इंतहा होती है यानी किसी चीज की। इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल सही, उन्होंने कहा कि कमाल हो गया, उन्होंने नोटिस लिया और लेना भी चाहिए था और इलेक्शन कैंसिल कर दिया, हुकूमत उस पर नाराज हो। फिर ईवीएम लेके आए, उन्होंने कहा जी ईवीएम बनानी है, ये उसके पीछे हमारे ये वो हमारे प्लान्स हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने या इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ठीक है, लेकिन उसका एक प्रोसेस है, जब तक हम ये 1 2 3 4 नहीं करेंगे ये नहीं हो सकता का। हुकूमत नाराज हो गई जी। तो ये नहीं देखे ना ये किस तरीके से ये मामला चल रहे हैं। जो आप बात कर रहे थे वो बिल्कुल दुरुस्त है। जब आप इस तरीके से एक टकराव के हालात में आते हैं तो फिर एक आईनी बहरान बनता है। और मुझे ये नजर आ रहा है कि ये एक एस्केलेशन हो रही है। पहले चीफ इलेक्शन सीईसी ने कुछ कहा या इलेक्शन कमीशन ने, हुकूमत ने जवाब भी वायर किया, फिर उन्होंने उसका नोटिस किया, फिर इन्होंने उसको वायर किया, फिर उन्होंने उसका नोटिस। अब ये आप जब ऐसे ऊपर चढ़ते जाएंगे तो आखिर एक वक्त आएगा जब ये एक टकराव हो, बिल्कुल टकराव होगा और उसका सोल्यूशन जो है वो कोई नहीं होगा। क्योंकि देखिए, जब हर शख्स अपने आईनी इख्तियार इस्तेमाल कर रहा है, अल्टीमेटली अगर कोई कहता है मैं नहीं मानता, गड़बड़ तो होगी ना, तो ये मामला बड़ा खतरनाक होता जा रहा है। तो आपको सर नजर नहीं आ रहा कि मतलब उस तरफ मामला जो जा रहे हैं, अगर उससे पहले कहीं हुकूमत थोड़ी देर रुक जाए और सोच ले कि इसके हमारे ऊपर क्या मनफी असरात हो सकते हैं, तो ऐसा कोई चांस है? कोई चांस नहीं। अच्छा, जीरो चांस है। देखिए, हमें ना अब ट्रेंड नजर आ गया वकास, हुकूमत का ट्रेंड अगर आप देखें ना पिछले 3 साल से कि मुख्तलिफ जब इनके सामने को बड़े चैलेंजेस आए हैं या कोई इस तरह की सिचुएशन डेवलप हुई है जहां पे इनका कुछ हद तक कॉन्फ्रंटेशन हो रहा है, चाहे वो सियासी जमात से हो, चाहे वो किसी आईनी इदारे से हो, चाहे वो किसी से भी हो, हुकूमत का ट्रेंड बिल्कुल क्लियर। उन्होंने कहा जी हमने इनके ऊपर चढ़ाई करनी। ये एक अप्रोच है और उस अप्रोच के जरिए उनके 2 ही आउटकम्स होते हैं, या वो अगले बंदे पे एक्चुअली चढ़ाई कर लेते हैं क्योंकि हुकूमत आखिर हुकूमत होती है, या ये है कि टकराव की सूरत हाल और ज्यादा खराब हो जाती है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, इलेक्शन कमीशन वाले मामले में ये टकराव की सूरत हाल और ज्यादा खराब होती जा रही है क्योंकि आगे आपके आईनी इदारा खड़ा है। ऐसे हो सकता है कि हुकूमत ने सोचा हो कि जी अगर हम ज्यादा प्रेशर डालेंगे तो वो इलेक्शन कमीशन थोड़ा पीछे हट जाए, कल को हो भी जाए, हमें नहीं मालूम। लेकिन अभी तक जो नजर आ रहा है वो हो रहा है कि ये दबाव डाल रहे हैं, वो वापस दबाव डाल रहे हैं और ये कॉन्फ्रंटेशन होती जा रही है। इससे नुकसान असल क्या होगा, देखें हमारी ईवीएम का मामला, उस पर बिल्कुल अपोजिशन जमातें भी खड़ी हो गई हैं। अब अगर हुकूमत लॉ पास करा देती है, जो कि वो करा सकती है, नंबर फिर क्या होगा, अदालत में चैलेंज हो जाएगा। अच्छा, और वर्स क्या हो सकता है, लेकिन ऑपोजिशन कहती है हमने इलेक्शन जो है इसमें करवाना ही नहीं है, हमने हिस्सा ही नहीं लेना, या जो भी कुछ भी हो सकता है ना। तो हम जिस तरीके से ये गवर्नमेंट बिल्कुल बाकायदा तौर पर ये जो पुश किए जा रही है ना कि दबाई जाओ, इससे मामलात उधर जा रहे हैं जहां पे फिर निजाम हल्का हल्का डगमगाना शुरू कर देता है। मुझे इस चीज की बहुत परेशानी हो रही है। अच्छा, ये आईनी इदारा है जिसमें हुकूमत ने बड़ा सख्त स्टैंड किया हुआ है। आईनी इदारे के बाद एक और इदारा है जिसके हवाले से हुकूमत मुसलसल स्टेटमेंट दे रही है। इस पर भी नाजरीन बात करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। फाद साहब, चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत 8 अक्टूबर को ख़त्म हो रही है। उसके बाद कुछ कवानीन में चेंजेस और कुछ री अपॉइंटमेंट और कुछ एक्सटेंशन की बात हो रही है, तो ये क्या मामला चल पड़ा है? अच्छा, आपने नोट किया हुकूमत जो इस पर जो मुख्तलिफ उनके बयानात आ रहे हैं, मुझे लगता है सिर्फ जलेबियाँ तल रहे हैं। अच्छा, यानी बड़ी मज़ार चीज़ है, अभी हम सुनवाते भी हैं। हाँ हाँ देखिए, इशू असल में अब बिल्कुल आपका 8 अक्टूबर में दिन भी अब थोड़े से रह गए, 18-19 दिन 18-19 दिन रह गए। तो और नैब चेयरमैन की अपॉइंटमेंट जो है वो उसके जो रिप्रकशंस हैं वो तो जाहिर बात है सबको मालूम है कितने ज़्यादा हैं। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत जो है वो चंद चीज़ों के गिर घूमती है, उसमें एक जो है वो नैब भी है और एक हम जो पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये दूसरा आईनी इदारा है, इसकी अपॉइंटमेंट में एक आईनी इदारे के हेड पे हुकूमत जो है वो नजला गिराने के पे तुली हुई है, दूसरे आईनी इदारे का जो हेड है उसको वो अभी तक तो बज़ाहिर लग रहा है कि वो उसको बड़ी फेवर कर रही है। अच्छा, अब ये फैसला नहीं हुआ जो अभी तक जो सुनने में आ रहा है कि जी उन्होंने वाकई में जो मौजूदा चेयरमैन नैब हैं इन्हीं को फिर से लाना है या को नया करना है, लेकिन उससे पहले और बड़े मसाइल हैं। मसला ये हुआ है कि चेयरमैन नैब को अपॉइंट करने का एक तरीकाकार है। जी बिल्कुल है, बिल्कुल वाज़ेह है, वो है हमारे पास। क्या है? जी हमारे पास है, बल्कि वो स्क्रीन पे हम चला देते हैं। बताएं। और मैं बता भी देता हूँ कि ये सेक्शन है 6B नैब ऑर्डिनेंस 99 का। ठीक, इसमें यह है कि चेयरमैन नैब का तकर्रुर सदर पाकिस्तान करेंगे, जो कि लीडर ऑफ द अपोजिशन यानी कि शहबाज शरीफ साहब आजकल, और लीडर ऑफ द हाउस वजीर आजम इमरान खान साहब, उनकी मशावरत से होगा। ठीक है। और ये तकर्री 4 साल की मुद्दत के लिए होगी, जो कि नाकाबिले तोसी है। और अगर चेयरमैन नैब को हटाना दरकार हो तो इसका अमल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज के हटाने की तर्ज पर होगा। ठीक हो गया, ये बिल्कुल क्लियर है जी। अच्छा, अब देखिए 9 चेयरमैन नैब है अभी तक, जब से चेयरमैन जब से नैब बनी है। जी जी। और जब से ये एक सिस्टम बनाया गया है जो अभी आपने पढ़ के सुनाया, तब से कभी इस तरह का प्रॉब्लम नहीं हुआ। मुशावरत हमेशा हुई है वजीर आजम में और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन में, उसके नतीजे में नैब का चेयरमैन बना है। अच्छा, एक दो बार प्रॉब्लम हुए थे और वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसका जिक्र हम कर दें ताकि लोगों के जहनों में कम से कम ये बात क्लियर हो जाए। ठीक है। जब चौधरी निसार अली खान साहब PMLN के, जब PMLN जो थी वो ऑपोजिशन में थी, वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का टाइम था, हुकूमत थी उनकी, तो जो चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट पीपल्स पार्टी ने की, उस पर चौधरी निसार अली खान साहब जो है वो चले गए अदालत, सुप्रीम कोर्ट। अच्छा। और उन्होंने कहा कि जनाब मैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, और बाकायदा जो कानून कहता है कि इन्होंने मेरे से मुशावरत करनी थी, इन्होंने मेरे से मुशावरत नहीं की है। ठीक है। वो केस चला और उसमें चौधरी निसार साहब का जो मौकफ था वो सुप्रीम कोर्ट ने माना। अच्छा। जो चेयरमैन उस टाइम अपॉइंट कर दिए थे उनको हटाया गया, और उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये लिखा कि जी ना सिर्फ ये कि जी आपने मुशावरत करनी है, बल्कि मानी खेज मुशावरत करनी है। अच्छा, ये क्लियर कर दिया, मीनिंगफुल कंसल्टेशन। हाँ। अच्छा, अब वो कानून इस वक्त लागू है। आप अभी जो है वो ताज़ा तरीन जो हुकूमत का मौक़िफ़ आया है उनके वज़ीर इत्तलात के ज़रिए, वो ये है कि उन्होंने कहा है कि जी हम मुशावरत नहीं करेंगे। वज़ीर कानून भी कह चुके हैं कि मुशावरत का मतलब इत्तफाक राय नहीं होता। बिल्कुल, लेकिन उनका नुक्ता क्या है? वो कह रहे हैं जी हम क्यों नहीं मुशावरत करेंगे, कानून तो कहता है कि मुशावरत करनी है। ऐसा ही है। वो कह रहे हैं जी हम इसलिए मुशावरत नहीं करेंगे क्योंकि जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है वो उनके खिलाफ तो खुद नैब के केसेस खुले हुए, तो हम उनसे कैसे मुशावरत करें? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वो कोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, चलें ठीक है, सियासी बात तो उनकी चले ठीक है, लेकिन वकास एक चीज बिल्कुल क्लियर है, ये मैंने काफी लॉयर से बात की है। अच्छा, लॉ जो कहता है वो उनको करना पड़ेगा। यानी ये उनका लॉजिक जो है कि जी उनके खिलाफ केसेस नहीं, उनका एक मॉरल लॉजिक तो हो सकता है या एक उनका सियासी मंतक तो हो सकती है, कानूनी तौर पर उनको हर हाल में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से मुशावरत करनी है। सिर्फ एक ऑप्शन है। अच्छा, वो ये कि कानून चेंज कर दें। हाँ। अब देखिए ये हुकूमत का वैसे कमाल है, उन्होंने कहा जी क्योंकि हमने मुशावरत नहीं करनी तो हम कानूनी चेंज करते हैं। कहा नहीं है, लेकिन इस वक्त डिलिब्रेशन हो रही है, ये एक ऑप्शन बड़ा सीरियसली हुकूमत कंसिडर कर रही है। हाँ, इशारे मिल रहे हैं इसके, मिल रहे हैं, बात करें। और उस पे जब जो है वो अभी रिसेंटली मेरे ख्याल में लॉ मिनिस्टर साहब शायद शहजाद इकबाल के प्रोग्राम में हमारे पास शॉर्ट भी पड़ा है, वो क्या उन्होंने कुछ कहा था, वो जरा सुनवाए ना, क्योंकि वो बड़ा उस पर जरा बात कर। हाँ। वो जलेबियां तो तलने की बात जरा बात कर, बड़ा मतलब जो स्टेटमेंट है उनका, उसके बाद बंदे के ज़हन में आता है कि क्या सोच के स्टेटमेंट दे रहे हैं। फाद साहब, इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे लगी है ना,
वो ये है कि चाहे वो हाजिर चेयरमैन हो चाहे पुराने चेयरमैन हो, तो इससे क्या मतलब है? ये नहीं, देखिए वो सवाल ये था बड़ा शहजाद ने बड़ा अच्छा सवाल किया था कि आप अगर कानून चेंज करने की के ऑप्शन पे कर रहे हैं तो कानून आप इसलिए चेंज कर रहे हैं क्योंकि जो मौजूदा साहब है हम उनको फिर से मौका देना चाहते हैं। क्यों? देखिए मौजूदा चेयरमैन जो है, ये आपने जो पढ़ के सुनाया था उसमें लिखा हुआ है कि ये नॉन एक्सटेंडेबल इनका टर्म होता है, इसमें तौसीह नहीं हो सकती। ऐसा ही है। और इनको अगर रीअपॉइंट करना है तो फिर आपको पूरा प्रोसेस फॉलो करना है। ऐसा ही है। अब अगर ये कानून चेंज करने की बात कर रहे हैं, अगर ये सोच रहे हैं तो वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो इंसाफ को लाना चाह रहे हैं या मुशावरत नहीं करना चाह रहे। और फिर वो कहते हैं कि जी नहीं ऐसी बात नहीं, हमने तो बाकी जो पुराने लोग थे शायद हो सकता है उनको भी कंसिडर करना चाहें। यानी अभी जो मैंने जिक्र किया कि 8 इनसे पहले नायब चेयरमैन जो हैं वो लग चुके हैं, तो क्या ये उन लोगों को भी कंसिडर करने जा रहे हैं? यानी लॉजिक देखें ना आप। मतलब माशाल्लाह 70-80 प्लस जो इनकी उम्र होगी, क्या इनको कंसिडर कर रहे हैं कि जी ये भी शायद उम्मीदवार हो सकते हैं? तो बड़ी अजीब सी बात करें। असल मामला पता है क्या? मामला ये है कि गवर्नमेंट का ये ख्याल है कि ये जो नायब चेयरमैन है ये उस तरह का एहतसाब कर रहे हैं जैसा कि ये चाहते हैं। ये तो गवर्नमेंट कह रही है ना। गवर्नमेंट कह रही है। पकड़ धकड़ ये वो, इनको ये सूट कर रहा है। सूट क्यों कर रहा है? सूट इसलिए कर रहा है क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं, 2 साल रह गए, शायद जल्दी भी हो जाए। उस इलेक्शन में गवर्नमेंट की मेन जो होगा एक कैंपेन नारा, वो क्या होगा कि जी हम तो एहतसाब का नारा लगा के आए थे ना, देखा हमने, देखे हमने पकड़ लिया, इनको अंदर कर दिया। ऐसे ही उस नारे को मजीद ऊपर करने के लिए, उसमें ज्यादा हवा भरने के लिए, उसको मुस्तहकम करने के लिए, उसको तकवीत देने के लिए, मैं और भी बड़े लफ्ज बोल सकता हूँ, इनको अगले 1.5-2 साल में ऐसा नायब चाहिए जो अपोजिशन के ऊपर चढ़ाई करके रखे। इसलिए इन्हें मौजूदा चेयरमैन सूट करते हैं। लेकिन सर ऑपोजिशन भी खामोश तो नहीं बैठेगी ना। अच्छा, उसकी भी पावर है, वो पार्टीज हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगर ये चेंज कर लेते हैं, कानूनी चेंज कर देते हैं, नंबर है इनके पास, ठीक है ना, नेशनल असेंबली सेनेट के थ्रू ये पास करा लेंगे, वरना ज्वाइंट सेशन के थ्रू करा लेंगे। कानून चेंज कर सकते हैं। कानून चेंज करके क्या करेंगे? एंड दो चीजें जो अभी नजर आ रही हैं, ये कह सकते हैं कि जी हम इनको तौसीह दे सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि जी हम इनको जो है फिर से अपॉइंट कर सकते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से जो मुशावरत की जो शिक है ना, उसको ही फारिग करेंगे। ठीक है जी, कर दिया आपने फारिग, बढ़िया, काम तो बड़ा आसान हो गया। लॉ भी चेंज कर दिया, उसके बाद वजीर आजम साहब जो हैं वो फैसला करेंगे। सदर की वज़ीर आज़म के एडवाइस पे सदर नया चेयरमैन लगा देंगे, बात खत्म। बड़ी आसान सी चीज़ है, लेकिन वकास इतनी आसान नहीं है। यहां तक तो आसानी लग रही है, उसके बाद क्या है वो मुश्किल है। ये जो मामला था कि जी हमने देखिए 3 ऐसे इदारे हैं, 3 ऐसे बड़े फैसले हैं इस वक्त जहां पे वज़ीर आज़म और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की मुशावरत को जो है वो कंपल्सरी लिखा गया है। नायब चेयरमैन की अपॉइंटमेंट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की और उनकी मेंबर्स की, और तीसरा जब केयर टेकर गवर्नमेंट बनती है। आपको याद होगा। तीनों में क्यों रखा गया? इसलिए उसके पीछे स्पिरिट ये थी कि एक जमहूरियत में आपके पास जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, इस तरह के फैसलों में सारे इन्वॉल्व हों, उससे शफाफियत आती है, उससे उस सिस्टम में कॉन्फिडेंस आता है, लोगों का जो एतमाद है उस पर बढ़ता है कि इसमें हुकूमत जो है वो अपनी मनमानी नहीं कर रही, वो एक बुलडोजर की तरह उनके ऊपर नहीं चढ़ रही, वो सबको साथ लेके चल रही है ताकि सिस्टम जो है वो स्ट्रेंथ पकड़े। ये बेसिक मंतक ये थी। जी ऐसे ही। आप अगर नायब चेयरमैन के अपॉइंटमेंट में ये शिकी फारिग कर देते हैं तो होगा ये कि आपने लीगली तो वो कर दिया, लेकिन मॉरली, एथिकली आप नायब को और सिस्टम को कमजोर करेंगे। लेकिन ना कल को फिर क्या होगा? लोग कहेंगे यार नायब चेयरमैन तो हुकूमत का लगाया हुआ है, तो फिर तो जाहिर बात है इसने हुकूमत का ही काम करना है, और जाहिर बात है ऑपोजिशन के ऊपर चढ़ाई। तो जो ट्रस्ट हमें चाहिए एक ऑटोनमस इदारे में, ठीक है ना, मुझे और आपको ये एतमाद होना चाहिए कि नायब अगर कोई काम कर रहा है तो वो ठीक कर रहा है, वो किसी एजेंडे पर नहीं चल रहा। ये इस तरह के फैसले करके ये कानूनी तौर पर तो कर सकती है गवर्नमेंट, लेकिन इसका जो नुकसान होगा वो सिर्फ नायब को नहीं होगा, नायब की क्रेडिट जो है उसको ठेस पहुंचेगी। इस सिस्टम का जो एक निजाम है उसमें जो एक ट्रस्ट है वो कम होगा। और तीसरा एक और इशू भी हो सकता है। अच्छा, आपके ख्याल में जो आपने सवाल किया था जी, या आपका कमेंट था, बड़ा अच्छा कमेंट था, ऑपोजिशन चुप करके तो नहीं बैठेगी। हाँ, ऐसा ही। वो क्या कहेगी? ठीक है जी आपने लॉ चेंज कर दिया, बस अब वो तो पहले ही कह रहे हैं कि अभी भी नायब ने जो है वो ऑपोजिशन के ऊपर जो है वो चढ़ाई की हुई है। अगर ऐसा हो गया
तो वो क्या कहेंगे, अच्छा जी चले हमने पास कर दिया, बट ठीक है जी। हाँ, वो तो हुकूमत की तरफ से ठप्पा लग जाएगा ना कि इनका लगाया हुआ है, उसके बाद मामलात खराब होंगे। आप सोचें कल को अगर ऑपोजिशन कहती है कि जी हम नहीं मानते, अच्छा अब कानून तो पास हो गया, मिसाल के तौर पर ऑपोजिशन कहती है कि ठीक है जी आप नैब ने हमारे खिलाफ केस किया है, हम सामने पेश ही नहीं होते, नैब ने हमें बुलाया है, हम नहीं जाएंगे, हम मानते ही नहीं है। मैं मिसाल दे रहा हूं। जी जी जी। फिर क्या होगा, नैब क्या कर सकती है, उनको गिरफ्तार कर लेगी, ठीक है, वो कहेंगे ठीक है हम जेल में जा रहे हैं, बैठे, हम मानते नहीं, आपको नहीं मानते, ऐसे ही। देखिए अगर आपका इतना बड़ा एक सोसाइटी का सेक्शन, एक स्टेक होल्डर, पॉलिटिकल पार्टीज, लीडरशिप एक इदारे को मानने से इनकार कर दे, तो अगेन वो जो हम शुरू में बात कर रहे थे ना कि फिर पूरा जो ढांचा होता है ना, हाँ, वो हिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि एहतसाब का बड़ा इदारा मुतनाज़िर हो जाएगा। वकास की पूरी तरह से है ना, हाँ, जमहूरियत में गवर्नमेंट मनमानी नहीं कर सकती, उनके पास लीगल नंबर्स हैं, लेकिन उसके अलावा भी बड़े इश्यूज होते हैं। चुनाचे ये जो हम देखने जा रहे हैं, ये बड़ा एक खतरनाक स्टेप होने जा रहा है, और इसमें ये इतना आसान नहीं है जिस तरीके से गवर्नमेंट ने कह दिया कि जी हम मुशावरत नहीं करेंगे। ये पता नहीं सोच नहीं रहे ये लोग, शायद उस तरीके से ये आगे नहीं देख पा रहे कि अगर ये ऑपोजिशन को हर चीज से शट आउट करते जा रहे हैं तो कल को ये क्या कहेंगे कि हम स्टैंडिंग कमेटीज में ऑपोजिशन को नहीं बैठने देंगे क्योंकि वो जो है वो उनके ऊपर को केसेस हैं, या हम फलानी जगह पर नहीं बैठने देंगे। इस तरह तो सिस्टम नहीं चलता। तो ये बतदरीज जो हम देख रहे हैं जी, इलेक्शन कमीशन में वही हमें रवैया नजर आ रहा है, नैब के अपॉइंटमेंट में वही हमें रवैया नजर आ रहा है कि क्या कि जी क्योंकि हम कह रहे हैं ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं होता, और इससे नुकसान जो है वो बड़ा लॉन्ग टर्म होता है। एक सर मेरा आखिरी क्वेश्चन है इसी टॉपिक पे कि आज के दिन तक हुकूमत का रवैया तो ये लग रहा है कि हमारे जो खिलाफ खड़ा होगा ना वो गलत है, वो करप्ट है, बिल्कुल, मतलब ये रवैया है हुकूमत का। तो किस तरह किसी को एक टेबल पे बिठाएंगे और मुशावरत करेंगे, वो तो सोलो फ्लाइट के ही चक्कर में रहेंगे फिर, और सोलो फ्लाइट नहीं चल सकती। ये खाम ख्याली है अगर कोई समझता है कि ये क्योंकि जनाब ये बाकी सारे जो हैं ये मुकम्मल तौर पर डिस्क्रेडिटेड हैं और हम ही हम हैं, ऐसे नहीं चलता। ये इसमें एक नुक्ता जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो देखिए, मिसाल के तौर पर एक जो और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर ये इस तरह का कानून चेंज करते हैं ना और ये शिक जो है इसको उड़ा देते हैं और कहते हैं जी गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगी, एक है यूएन कन्वेंशन ऑन करप्शन जी, वो उस पाकिस्तान जो है वो उसका हिस्सा है, उसका सिग्नेटरी है, और नैब खुद उसका बड़ा वो कहती है कि जी देखिए हमने तो हम उसका हिस्सा हैं। ये वो अगर आपने नैब को की क्रेडिबिलिटी को डेंट किया उनकी ये इस तरह की तब्दीलियां करके, तो वहां भी आपको इशू होगा कि वहां पे जो शफाफियत के नारे लगाते हैं लोग कहेंगे यार आप लोगों ने तो सिस्टम ही चेंज कर दिया, आपने तो अपॉइंटमेंट का सिलसिला है उसी को जो है वो आपने उसकी शफाफियत कम कर दी है। दूसरा एक पॉइंट मैं आपके सामने और रखना जा सकता है जी है जी बिल्कुल करें। सबसे खतरनाक बात, हम पिछले प्रोग्रामों में वकास बात करते हैं अफगानिस्तान की इलाकाई सूरत हाल क्या बन रही है, कल हमने बात की कि अमेरिका से हमें कितना खतरा आ रहा है सारा, बिल्कुल। मैंने कुछ लोगों से बात की है एक्सपर्ट्स, उन्होंने कहा कि देखें अगर ये इस तरह की तब्दीलियां होती हैं तो हमें FATF में भी इशू होगा, क्योंकि देखें ना वो सारा मनी लॉन्ड्रिंग और ये सब उस पे है ना, इससे अटैच है, वहां पे भी वो कहते हैं कि FATF में भी इशू हो सकता है कि जी देखें इन्होंने तो अपना जो मेन इदारा है एंटी करप्शन का उसको ही गवर्नमेंट के अंदर या गवर्नमेंट के असर रसूख में लाने के लिए ला रहे, तो इनके सिस्टम तो मजीद कमजोर हो रहे हैं। तो FATF में भी जो अगर खुदा ना खासा को हमें कुछ गड़बड़ हो गई तो हमें लेने के देने पड़ जाएंगे। तो ये हुकूमत को बहुत ज्यादा सोच के ये काम करने की जरूरत है। मुझे लग रहा है इस टाइम बस वो अपनी सियासी उन्होंने चश्मे पहने हुए हैं और बस उन्होंने कहा जी चढ़ जाओ इस पे ऐसे ही कर दो। दे हैव टू बी वेरी केयरफुल। अब देखना ये है कि हुकूमत रियलाइज कब करती है इस सारी सिचुएशन को जो चेयरमैन नैब वाला है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम अगले टॉपिक की तरफ आएंगे। वेलकम बैक नाजरीन। फाद साहब, जैसे इंट्रो में मैंने बताया था कि कंटोनमेंट बोर्ड और उनके नताइज जो हैं इलेक्शन के, उसके हवाले से बहुत ज़्यादा बात तो हुई है क्योंकि पिछले संडे को हुए थे, लेकिन उसमें काफ़ी दिलचस्प पहलू हैं जो आपका तज्जिया उसमें हमें दरकार है। तो ये टोटल 205 वार्ड थे जिसमें ये इलेक्शन हुए थे, ठीक है। और जो पंजाब के थे, मैं जरा नाज़रीन के साथ रिजल्ट शेयर करूं क्योंकि पंजाब सबसे इंपॉर्टेंट है इस सारे सिनेरियो में। पंजाब में जनरल सीट्स थी 119, ठीक है, और कैंटोनमेंट टोटल 20 थे, ठीक है। और इसमें सर फहरिस्त लाहौर को मैं डिस्कस करूं तो लाहौर में टोटल 19 सीट्स थी। अच्छा, 19 में से 15 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जीती हैं। 19 में से लाहौर में? जी, लाहौर में। और PTI ने सिर्फ 3 सीटें जीती, ठीक।
उसके बाद मुल्तान की अगर बात करूं, जो शाह महमूद कुरैशी साहब का हल्का है, वहां पे जो आज़ाद उम्मीदवार है ना, उन्होंने सबकत ली है सबसे ज़्यादा, और पीटीआई को 0 सीट मिली है, मतलब कोई सीट पीटीआई को नहीं मिली। नून लीग ने 1 सीट, बड़ा खौफनाक रिजल्ट है ये। खौफनाक रिजल्ट है ये। फॉरेन मिनिस्टर साहब के हल्के की बात कर रहा हूँ। उसके बाद गुजरांवाला है, वहां पे नून लीग को बड़ा सेटबैक। वैसे मैं आपको बात बताऊं बड़ी इंटरेस्टिंग सी जी, अभी अब सॉरी मैं आपको आपकी थोड़ी सी जी, जी। फॉरेन मिनिस्टर्स जो भी होते हैं ना गवर्नमेंट्स में, उनको हमेशा यही एक शिकायत रहती है कि हम अगला इलेक्शन नहीं जीत सकते। अच्छा, हाँ। उसकी वजह क्या होती है? वजह ये होती है, वो कहते हैं कि देखिए जी हम सारे वक्त जो है दुनिया में फिरते रहते हैं, हल्के में नहीं जाते, हमें टाइम नहीं मिलता। आप देखिए शाह महमूद वैसे हर वीकेंड में पहुंचे होते हैं, वीकेंड पे मुल्तान में नजर आ रहे थे। लेकिन रिवायती तौर पर ये बात ठीक है कि जो वजीर खारजा बनता है, इतनी हाई प्रोफाइल पोजीशन है और हर शख्स चाहता है मैं बनूं, उसको फिर अपने हल्के का खतरा हमेशा पड़ता है और अगला इलेक्शन उसका बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये छोटा सा साइड इशू था, मैंने कहा जिक्र कर दिया। सही। तो मुल्तान में ये सूरत हाल थी। उसके बाद गुजरांवाला में सेटबैक हुआ नून लीग को। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। गढ़ था नून लीग गुजरांवाला, बिल्कुल सही, लेकिन वहां पे 6 सीटें ले गए हैं पीटीआई। अच्छा। और 2 सीट्स मिली हैं नून लीग को। वाकैंड जो कि पिंडी के एरिया में आता है, वहां पे मुस्लिम लीग नून ने 8 सीटें ली हैं और हुक्मरान जमात को सिर्फ 2 सीटें मिली हैं। उसके बाद हम अगर सरगोधा की बात करें तो वहां पे भी नून लीग को 2 सीटें और पीटीआई को 3 सीट्स मिली हैं। उसके बाद सियालकोट है, वहां पे नून लीग 3 सीट्स और पीटीआई को 2 सीट्स मिली है। ठीक है। और बहावलपुर जो जनूबी पंजाब है, गढ़ है उसका, वहां पे नून लीग ने 3 सीटें ली हैं और पीटीआई को 2 सीट्स मिली हैं। ठीक है। तो पंजाब का बड़ा जो है ना सूरत हाल बड़ी इंटरेस्टिंग है, वहां पे नून लीग ने लीड ली है। अच्छा, अब इसमें ना देखिए, पंजाब का इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें मालूम है कि एक तो लोकल बॉडीज होने हैं जी, कब होते हैं वो हमें नहीं पता, लेकिन अब सुना है डेट्स तो अब आना शुरू हो गई हैं। कुछ हुकूमत पंजाब के कुछ वुज़रा ने कहा है कि जी मार्च अप्रैल का हम सोच रहे हैं कि शायद वहाँ पे किया जाए, कोई बात हो रही है। लेकिन उससे पहले मामला ये है कि वो लोकल बॉडीज का कानून जो है वही किसी करवट नहीं बैठ पा रहा। और वो कितनी जब से उन्होंने शुरू किया कि जी कानून साजी शुरू होगी, उसमें ऑलरेडी कितनी ज्यादा तरामीम हो चुकी हैं। ऐसा ही अभी भी मेरे ख्याल है, शायद आपने भी कुछ एक्सपर्ट से बात की थी। मैंने कुछ एक्सपर्ट से बात की है, तो वो तो ये कह रहे हैं कि जो कानून 2019 में लेके आए थे लोकल गवर्नमेंट के हवाले से पंजाब गवर्नमेंट, वो जितने सफात का कानून था उससे ज्यादा सफात की तरमीम ला चुके हैं। अच्छा। हाँ जी, और उसमें अभी भी कंफ्यूज हैं कि हमने 2013 वाले पे जाना है या 2019 जो हमने किया था, ये एक्ट पास किया था, उस पे जाना है। यानी ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं। ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं। वो खुद भी कंफ्यूज है। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसमें अगर हम वापस आए ना, देखें हम पंजाब ने वकास, ये तो इसमें मेरे ख्याल है हर शख्स अग्री करता है कि जब भी अगला जनरल इलेक्शन होगा तो पंजाब जिसके पास गया वो जो है वो फेडरल गवर्नमेंट में बनाने के लिए सबसे स्ट्रांग पोजीशन में होगा। सारी गेम इस टाइम चल रही है पंजाब की। जी, ऐसा ही है। और जो सस्पेंस है वो ये है कि जी पिछले 3 साल में क्या पीटीआई ने अपनी पोजीशन बेहतर की है या नून लीग जो है वो अभी तक जमी हुई है या कुछ उसकी पोजीशन कम हुई है। और ये सवाल का जवाब जानने के लिए जब भी कोई बाई इलेक्शन होता है तो हम जाके तज्जिया करते थे, देखें जिसमें ऊपर हुआ नीचे हुआ, जो भी हुआ, लोग कहते थे बाई इलेक्शन है जी, गवर्नमेंट को फायदा होता है वगैरह वगैरह। ये जो इलेक्शन हुआ है ये पहला इलेक्शन हुआ है जिसपे मैंने ऑपोजिशन को भी ये कहते सुना है कि ये फ्री एंड फेयर था। हाँ, किसी ने उंगलियां नहीं उठाई। ऐसे ही बड़ी अच्छी फीलिंग हुई ये सुन के। यानी मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने कब ऑपोजिशन से सुना हो, कोई भी ऑपोजिशन हो, कि जी इलेक्शन ठीक हो। ये 12 अच्छे इलेक्शन हुए। इससे हमें जो 2-3 सबक अखज हो रहे हैं इंपॉर्टेंट, और हम आज मैं इसलिए तर्जिया कर रहा हूं क्योंकि हम देखें कि अब इन जमातों के लिए क्या चैलेंज है। जो नॉर्दर्न पंजाब है, जो पीटीआई 2018 में जीती थी जी, जहां के सारी डिस्ट्रिक्ट, वहां पे इनका हो गया है सफाया। ऐसा ही है। अच्छा, सिर्फ नॉर्दर्न पंजाब नहीं, नॉर्दर्न पंजाब की छावनी में आमतौर पे आप एक तो अर्बन एरिया होता है, ऐसे ही। दूसरा वहां पे कदरे जो आपका जो तबका है रहने वाला, वो कदरे थोड़ा सा तालीम के हवाले से या इकोनॉमिकली थोड़ा सा बेहतर होता है। ऐसे ही। ये हार्ड कोर पीटीआई का वोटर है, उधर इनकी धुलाई हो गई है। अच्छा, अब पहली चीज थी। दूसरा, नून लीग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उनके तमाम तर मामलात के बावजूद
यानी उन पर हर तरह का दबाव है। अभी हम नैब की बात कर रहे थे, नैब भी चढ़ा हुआ है उनके ऊपर, गवर्नमेंट भी चढ़ी हुई है, दीगर इदारे भी उनके ऊपर जो है प्रेशर डाल रहे हैं, अंदर से भी उनका जो है वो कुश्ती चल रही है। यानी जितना बुरा हाल इस वक्त PMLN का है, मुझे नहीं याद पड़ता, यानी मुशर्रफ के ज़माने में ऐसे हालात थे तब से लेके अब इतना बुरा हाल। उसके बावजूद उन्होंने पंजाब में उस तरह की शोइंग दिखाई है जिससे लगता यह है कि उनकी जमात, उनका जो वोटर है वो कायम मदायम है। और इसकी वजूहात क्या हैं? एक मैं छोटा सा ब्रेक ले लूं, उसके बाद इस पे बात करते हैं कि क्या वजह है लीग ने इतने बड़े मार्जिन से विन किया है पंजाब का जो इलेक्शन था कंटोनमेंट का। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। फहद साहब, इतना बड़ा मार्जिन नून लीग का 51 सीट्स ले गया पंजाब में, क्या इसकी वजूहात आपको क्या नजर देखिए पंजाब को लेकिन आप उसको तज्जिया करें, एक पहले डिवाइड करें, साउथ पंजाब, सेंट्रल पंजाब और नॉर्थ पंजाब जी, ठीक है। अच्छा, अब सेंट्रल पंजाब हमेशा नून लीग का गढ़ रहा है और इससे पहले वाले जो इलेक्शंस थे उसमें नॉर्थ पंजाब में भी PMLN को कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता था। साउथ पंजाब जो है वो एक जमाने में पीपल्स पार्टी के पास था। साउथ पंजाब की सियासत में इलेक्टेबल्स का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा, और वो मूव करते रहते हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी इधर जाते हैं, तो वो उस तरह थोड़ी सी डायनामिक्स डिफरेंट है। इस बारी देखें 18 में क्या हुआ है कि सेंट्रल पंजाब में 18 के इलेक्शन को चले हम जो मर्जी कहें, वो उसमें हम नहीं जाते, जैसे भी हुए, नून लीग ने सेंट्रल पंजाब को अपने आप को रिटेन किया। साउथ पंजाब में वो जो पूरा एक पूरा ग्रुप था वो आखिरी दिनों में टूटा और टूट कर वो PTI की तरफ आ गया, वो ऑर्गेनिकली PTI के पास नहीं था। और नॉर्दर्न पंजाब में PTI ने अच्छा परफॉर्म किया, सीटें ली। अब अगले इलेक्शन में आपने अगर हम ये वाले इलेक्शन देखें जो अभी आपने पढ़ के सुनाए हैं, तो इसमें हमें कम से कम ये नजर आ रहा है कि सेंट्रल पंजाब में और नॉर्थ पंजाब में दोनों जगह PMLN ने अपनी शोइंग अच्छी दिखाई है। कुछ जगह पे गड़बड़ हुई है, लेकिन अगर हम एक मजमूई सूरत हाल देखें, साउथ एंड के जो इलेक्टेबल्स हैं वो 23 के इलेक्शन या 22 में जब भी होंगे, तब मेरा ख्याल है बहुत हद तक डिपेंड करेगा कि उस टाइम सूरत हाल क्या लग रही है। और अगर नून लीग का यही इस तरह की परफॉर्मेंस रही तो फिर वो देखे ना, वो इलेक्टेबल भी देखता है कि कहाँ पे इधर जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है PTI के लिए कि उनके गढ़ में ये प्रॉब्लम हुआ है। क्यों हुआ है जो आपने पूछा था जी, सबसे बड़ा इशू तो महंगाई है। देखिए महंगाई तो यानी बिल्कुल जो ज़रबें उसने लगाई हैं कोई भी नहीं बचा ना। और ये तस्लीम भी कर रहे हैं सीनियर वजीर हैं पंजाब के मियां महमूद रशीद साहब, बिल्कुल उन्होंने कहा नहीं, कहा महंगाई इसकी वजह हो सकती है जी, बिल्कुल उन्होंने कहा है। गवर्नमेंट अपने अपने वो कह रही है जी हमने देखें इतना कर दिया, हमारा फलाना हो गया, वो मैक्रो इकोनॉमिक फिगर्स हमें दे रही है, लेकिन उनको अच्छी तरह मालूम है कि महंगाई जो है वो बड़ा खौफनाक तरीके से उनको हिट कर रही है, जिस तरह लोड शेडिंग ने एक ज़माने में पीपल्स पार्टी को हिट किया था, कोई याद होगा। दूसरा, पंजाब में जो मिस हैंडलिंग है, 4-3 साल से लोग जो है वो शोर मचा रहे हैं कि देखें पंजाब में क्या हो रहा है, किस तरह की गवर्नेंस हो रही है, पॉलिटिकल मैनेजमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है वहाँ पे। पंजाब में हमेशा चीफ मिनिस्टर का सबसे क्रिटिकल रोल होता है, हमेशा 2 चीज़ों में। एक होता है इंतजामी तौर पर कि जी सूबा चलाना है, एक आपको एक नज़र आए कि जनाब वहाँ पे एक परफॉर्मेंस हो रही है, कारकर्दगी हो रही है, चीज़ें हो रही हैं। दूसरा, पॉलिटिकली मैनेज करना हलकों को, सियासतदानों को, इलेक्टेबल्स को, वो ये सारा काम चीफ मिनिस्टर का होता है। क्योंकि कमज़ोर चीफ मिनिस्टर है तो ये दोनों चीज़ों पे वहाँ पे मामला, वो तो एक तरफ महंगाई, एक तरफ मिसमैनेजमेंट, एक तरफ पॉलिटिकल मिसमैनेजमेंट, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये कंबाइन कर रही हैं और उसका नतीजा PTI को ये देखने को मिल रहा है। ये एक घंटी है जो बज रही है PTI के लिए। अच्छा, मेरे पास आखिरी मिनट है, एक और इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है जो आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं, बड़ी लीड से जीते हैं, 51 सीटें आज़ाद उम्मीदवारों ने ली हैं पंजाब में। बिल्कुल, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं पंजाब की पॉलिटिक्स से? अगर इसको नथी करें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसकी वजह ये है विकास के, देखिए इंडिपेंडेंट्स जो है ना, वो अगर वो इस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो आपको क्या नज़र आ रहा है? आपको ये मैसेज आ रहा है कि सियासी जमातों पे लोग जो है, जो वोटर है, उसका ट्रस्ट थोड़ा कम हो रहा है, होल्ड कम हो रहा है। वरना इसलिए वो सेकंड थर्ड ऑप्शन पे जा रहे हैं। वरना जब सियासी जमातों में ट्रस्ट हो, एतमाद हो, तो सिर्फ वोट वहां जाता है। तो एक तो ये तमाम सियासी जमातों के लिए ये मैसेज है कि अगर इंडिपेंडेंटली लोग जीत रहे हैं तो वो एक तरीके से आपके ऊपर उसका डायरेक्ट जो है वो इम्पैक्ट आता है। और दूसरी चीज़ ये है, दूसरी चीज़ मेरे ख्याल बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जितने ज़्यादा इंडिपेंडेंट जीतेंगे
उतना उस तरीके से जब वो हुकूमत साजी की बारी आती है तो उतना वो अनस्टेबल होता है, फिर कभी इधर जाना कभी उधर जाना, लॉयल्टीज वीक होती हैं। तो जो एक बेसिक जो आपका एक जमहूरियत का स्ट्रक्चर है जिसमें पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एक सेंट्रल रोल अदा करती हैं और उनके नज़रियात के मुताबिक जो है वो वोटर भी वोट देता है और मेंबर जो है वो काम करता है, वो थोड़ी सी ढीली होनी शुरू हो जाती है। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है हमारी सियासी क़यादत और मैसेज भी है और सियासी जमातों के लिए परेशान कुन बात भी है। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। उम्मीद है नाजरीन आपको आज का प्रोग्राम पसंद होगा। अगले हफ्ते तक हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।